स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोयल केमिस्ट्री का, और जो नाम है इस टॉपिक का वो है मृदा निर्माण और चट्टान। तो जाहिर है इसके अंदर हम सारी बात जो करेंगे वो मृदा से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोयल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे नाम दिया गया मृदा निर्माण और चट्टान। इसका एक भाग फर्स्ट देखिएगा। जब हम मृदा की बात करते हैं, मृदा, तो मृदा शब्द से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो शब्द है वो किस भाषा से लिया है। तो आप जानते हैं मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है। उस शब्द को कहा जाता है सोलम। तो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है जिसे कहा जाता है सोलम। और इस सोलम का अगर आपसे मतलब पूछे कि सोलम का मतलब क्या होता है, तो सोलम का मतलब होता है फर्श। तो जब हम मृदा की बात करते हैं सबसे पहले ही, क्योंकि हम जब बीज को बोते हैं तो मृदा के अंदर ही बोते हैं, सस्य विज्ञान के अंदर हम जानते हैं दोनों का अध्ययन करते हैं, फसल उत्पादन का भी और मृदा प्रबंधन का भी। तो जो मृदा शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा में एक शब्द है जिसे कहा जाता है सोलम। इस सोलम से हुई है, और इस सोलम का जो मतलब होता है वो होता है फर्श, फ्लोर। ये आप याद रखिएगा। तो इस पूरे सेंटेंस पूरे को एक लाइन में अगर बोलना चाहें तो इस तरह से बोल सकते हैं, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द सोलम से हुई है जिसका अर्थ होता है फर्श। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है, वो आपने सुना होगा, उसे कहा जाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। और एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है, वो दूसरा भी आपने सुना होगा, उसे कहा जाता है इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी, इन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। हम डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में कभी आपसे ऐसा पूछें तो आप याद रखिएगा, पेडोलॉजी के अंदर मृदा निर्माण, मृदा संरचना, मृदा आकार, इन सब गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा जब पेडोलॉजी का आपसे मतलब पूछें तो पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होगा, उसके आकार का अध्ययन होगा, उसकी संरचना का अध्ययन होगा, उसके मृदा निर्माण का अध्ययन होगा। इस शाखा को हम बोलते हैं पेडोलॉजी, जिसके अंदर मृदा निर्माण, संरचना, उसके आकार के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे इडेफोलॉजी। तो इडेफोलॉजी में क्या होगा? इडेफोलॉजी में देखिएगा आप, इडेफोलॉजी के अंदर अगर आपसे पूछें तो सेम इसके अंदर भी मृदा का अध्ययन होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट शब्द इसमें ऐड होगा, वो देखिएगा पौधों के संदर्भ में मृदा का अध्ययन। ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे ऐसा पूछें कि इडेफोलॉजी में क्या होता है, तो इडेफोलॉजी में मृदा का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो पौधों के संदर्भ में किया जाता है। समझाने के लिए अगर आपको ऐसा बोले, आपको ये पता है काली मिट्टी, काली मृदा जो होती है वो कपास के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मृदा मानी गई है। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं मृदा का अध्ययन कपास के रेफरेंस में कर रहा हूं, तो मैं अध्ययन करूंगा उसका इडेफोलॉजी में। और सिंपल में मृदा की संरचना, उसके आकार, उसके कण किस तरह के हैं, क्या उसका अरेंजमेंट है, इसका अध्ययन करूंगा, तो वो मैं अध्ययन करूंगा पेडोलॉजी में। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। एक लाइन में बोलना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ही मृदा का अध्ययन आप पौधों के संदर्भ में करोगे तो वो शाखा हो जाएगी इडेफोलॉजी, और सिंपल मृदा का और दूसरा जनरल अध्ययन करोगे, उसके कणों का आकार, उसकी संरचना, उसका अरेंजमेंट, कैसे ओरिएंटेशन है, सब चीजें अध्ययन करोगे, वो जाएगा पेडोलॉजी में। तो पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी में डिफरेंस पौधों के संदर्भ का आता है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? हमने बात पढ़ी मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, इसका अर्थ होता है फर्श। और फिर हमने दो इंपॉर्टेंट शाखाओं के बारे में पढ़ा, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी के बारे में। आगे देखते हैं। जब हम मृदा के संगठन की बात करते हैं तो ये प्रश्न बनता है कि मृदा के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो ये अवयव आप सब जानते हैं, अवयव चार होते हैं: खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। आपने इस तरह की संरचना देखी होगी, इसके चार भाग देखे होंगे आपने इस तरह से। ये इसकी मृदा संगठन की संरचना होती है, इसके चार भाग होते हैं:
अब ये प्रश्न बनता है कि इन चारों के प्रतिशत कितने कितने होते हैं। तो देखिएगा, ये तो है 45%, ये है 5%, ये दोनों हैं 25-25, क्योंकि ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो ये दोनों हैं 25-25%। इस तरह से मृदा के संगठन की अगर हम बात करें तो उसके जो अवयव होते हैं जो मिलकर मृदा संगठन बनाते हैं वो 4 होते हैं। वो नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। अगर आप इसको इस रेफरेंस में देखें तो खनिज पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं 45%, 45%। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं 5%। अब देखिए, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ दोनों मिलकर हो गए 50%। उसके बाद में जो बाकी जो 50% है उसमें से 25% में जल ने प्रवेश किया, 25% में वायु ने प्रवेश किया। तो इस तरह से हम मृदा के संगठन को समझाते हैं। इसके 4 भाग होते हैं, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। अगर आपसे परसेंटेज पूछें तो 45% होता है खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं 5%, जल होता है 25% और वायु होती है 25%। इस तरह से ये डायग्राम बनता है। अब इस पे क्वेश्चन बनता है, मृदा संगठन में कुल ठोस भाग कितना है। तो ठोस भाग जो होता है वो कुल होता है 50%। उसमें खनिज पदार्थ भी शामिल है और उसमें कार्बनिक पदार्थ भी शामिल है। बाकी जो 50% भाग है वो रिक्त भाग होता है, रिक्त भाग। और उसी रिक्त भाग में से आधे में हवा प्रवेश करती है, आधे में जल प्रवेश करता है। तो इस तरह से मृदा संगठन की जब हम बात करते हैं तो इसके 4 इंपोर्टेंट भाग है, खनिज पदार्थ 45%, कार्बनिक पदार्थ 5%, जल 25% और वायु भी होती है 25%। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, सामान्य रूप से हम जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो होती है 0.03%। और इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है कि आपने ये बात तो करी, वो करी इन्वायरमेंट की, वायुमंडल की, लेकिन हम बात कर रहे हैं मृदा वायु की। मृदा वायु में CO2 कितनी होती है। तो देखिएगा, मृदा वायु में CO2 की मात्रा होती है, मृदा वायु में CO2 की मात्रा होती है 0.3%। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मृदा वायु में 10 गुना ज्यादा CO2 पाई जाती है, किसकी तुलना में, वायुमंडल की तुलना में। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि मृदा वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो उसका आंसर है 0.3। और वायुमंडल में कितनी होती है तो उसका आंसर है 0.03। ये दोनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए, स्पेशली मृदा वायु का। यहां तक बात समझ में आई आपको। आगे देखिएगा, मृदा को अगर हम सिंपल से विभाजित करें 2 भागों के अंदर तो मृदा 2 तरह की होती है। वो होती है पृष्ठ मृदा और एक होती है अवमृदा। इसको बोलते हैं सरफेस सोयल, सरफेस जो सतह पर होती है, और इसको बोलते हैं सब सोयल जो उसके नीचे उपस्थित होती है। नाम से पता लग रहा है सब सोयल। अब देखिएगा, पृष्ठ मृदा, सरफेस, सरफेस कहाँ होती है, सबसे ऊपर होती है। तो देखिएगा, मृदा की ऐसी ऊपरी सतह जिस पर हम एग्रीकल्चर के सारे काम संपन्न करते हैं, सारी कृषि क्रियाएं जो संपन्न होती हैं वो मृदा की ऊपरी सतह पर होती है और उस सतह को कहा जाता है पृष्ठ मृदा। अब यह प्रश्न बनता है कि पृष्ठ मृदा जो ऊपर की सतह है वो कहां तक मानोगे आप, कितने सेंटीमीटर नीचे तक आप मानोगे। तो याद रखिएगा, पृष्ठ मृदा की जो गहराई होती है वो होती है 0 से 15 सेंटीमीटर तक। तो अगर आपसे पूछें कि पृष्ठ मृदा क्या है तो देखिएगा, मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य संपन्न होते हैं और इसकी गहराई 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके अंदर जो एरेशन होता है, मृदा वातन, वायु का संचार, वायु का संचार बहुत अच्छा होता है सब सरफेस सोइल के अंदर। याद रखिएगा, पृष्ठ मृदा, मृदा की ऊपरी परत जिसमें कृषि कार्य संपन्न होते हैं वो कहां से कहां तक होती है, 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। और अगर आपसे बात पूछें तो वो कहां से कहां तक होती है, 0 से 15, और उसमें वायु का संचार बहुत अच्छे से होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सब सोयल, अवमृदा। इसमें देखिएगा, जो ऊपर की मृदा है वो तो कहलाएगी सरफेस सोयल, उसके नीचे की जो पूरी मृदा की सतह है वो कहलाएगी अवमृदा। तो देखिएगा, ऊपरी सतह से नीचे की परतें जो और अधिक गहरी होती हैं उन सबको एक साथ मिलाकर अगर नाम बोलना चाहें तो उसे कहा जाएगा
सबसोयल या अवमृदा। और इसके अंदर जो एरेशन होता है, वायु का संचार, वो अच्छा नहीं होता है। तो इन दोनों में अंतर भी आपके सामने है, पृष्ठ मृदा और अवमृदा। आगे चलते हैं। मृदा परिच्छेदिका, इससे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। मृदा परिच्छेदिका को कहा जाता है सोयल प्रोफाइल। सोयल प्रोफाइल, देखिए जिस तरह से हम किसी केंचुए या किसी अन्य चीज को जब ऐसे बीच में से काटते हैं, उसी तरह से याद रखिएगा मृदा का जो ऊर्ध्वाधर काट होता है, ऊर्ध्वाधर काट का मतलब है ऐसे ऊपर से नीचे कट लगाना। अगर ये मृदा की पूरी सतह है तो इस तरह से ऊपर से नीचे कट लगाने पर आपको अलग अलग स्तर नजर आते हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से कहा जाता है मृदा परिच्छेदिका। ऊपर से नीचे जब आप पूरा कट करते हो तो उसमें आपको अलग से अलग अलग परतें नजर आती हैं। इन परतों को एक साथ में हम क्या बोलते हैं? सोयल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। परिभाषा देखिएगा, मृदा का ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे काट लगाने पर ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ नीचे तक विभिन्न परतों के लेवल नजर आते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सोयल प्रोफाइल कहा जाता है। और उसमें जो भी अलग अलग लेवल हैं, उन सब लेवल को क्या बोलते हैं? संस्तर बोलते हैं। ये नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, इनको ऊपर से नीचे तक बोलोगे ओ, ए, बी, सी और आर। इस तरह से ये मृदा का पूरा ऊपरी से ऊर्ध्वाधर काट है, जिसके अलग अलग लेवल बने हुए हैं। सबसे लास्ट वाले को हम बोलते हैं आर, जिसे बोलते हैं चट्टान। देखिएगा वन बाय वन। ओ ओरिजिन, सबसे पहले कौन सा आता है? ओ। सीक्वेंस याद रखिएगा आप इनकी, ओ, ए, बी, सी और सबसे लास्ट में जो कठोर पदार्थ होगा जिसे बोलते हैं चट्टान। तो सीक्वेंस क्या हो गया? ओ, ए, बी, सी और आर। अब देखिएगा ओ के अंदर कौन होते हैं? देखिएगा अपघटित पादप एवं जंतु अवशेष। सारे अपघटित पादप और सारे जंतुओं के जो अवशेष मिलते हैं उस पूरे ऊर्ध्वाधर काट के अंदर, वो मिलते हैं ओ ओरिजिन के अंदर। तो याद रखिएगा सबसे ऊपरी स्तर कहलाता है ओ संस्तर, और इसके अंदर अपघटित पादप और जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ए स्तर। अवशेषों के जस्ट बाद में खनिज मिलते हैं, तो खनिजों का जो सबसे ऊपरी स्तर हो गया वो कहलाता है ए स्तर, ए संस्तर, सबसे ऊपरी खनिज स्तर। और ये याद रखिएगा ये जो स्तर है इसे क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील संस्तर, क्योंकि खनिजों की संख्या ऊपर नीचे होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इसका संस्तर का जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया परिवर्तनशील संस्तर। अब देखिएगा ओ संस्तर हो गया जिसमें बोलते हैं पादप और जंतु अवशेष। ए संस्तर के अंदर कौन से होते हैं? खनिज प्रेजेंट होते हैं। अब देखिएगा बी संस्तर, जो खनिज अभी आपको बताया कि ए स्तर में होते हैं, जो परिवर्तनशील होता है। वो परिवर्तनशील क्यों होता है? कि कभी कभी जो ऊपर के खनिज होते हैं वो जल के साथ जाते हैं नीचे की तरफ और नीचे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए इस संस्तर को कहा गया निक्षेपित संस्तर। तो अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा ओरिजिन है जिसके अंदर खनिज जमा हो जाते हैं, तो उसका आंसर होगा बी संस्तर। और इसे दूसरा नाम क्या दिया गया? निक्षेपित संस्तर, जहां पे खनिज कहां से आए? ए संस्तर से आए। अब देखिएगा सी संस्तर जो होता है उसके अंदर सबसे कम ऐसे पदार्थ होते हैं जो आगे विघटित होते हैं, मतलब विघटित होने वाले पदार्थ बहुत कम होते हैं, उसे कहा गया सी संस्तर। और सबसे लास्ट में जो चट्टान आती है उसे नाम दिया गया आर संस्तर। यह सबसे नीचे का स्तर होता है, कठोर होता है और चट्टान के रूप में होता है। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सोयल प्रोफाइल के विभिन्न स्तरों को समझाइए, तो ये रहे आपके सामने ओ, ए, बी, सी और सबसे लास्ट वाला कठोर जो कहलाता है वो कहलाता है आर। याद आ गई बात? आप ये बात समझ में आ गई आपको? याद रहेगा आपको ओ, ए, बी, सी और आर। आगे देखिएगा, जो हम अभी सबसे लास्ट में बात करी थी आर स्तर की, जिससे क्या बोला गया था? चट्टान। उन्हीं चट्टानों के ऊपर आगे बात करते हैं। चट्टानें होती क्या हैं? चट्टानें किसे कहा जाता है? तो देखिएगा एक या एक से अधिक पदार्थों से बना हुआ ठोस पिंड, एक या एक से अधिक पदार्थों से बना हुआ ठोस पिंड क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। इसमें एक पिंड भी हो सकता है, सॉरी एक पदार्थ भी हो सकता है,
एक से ज्यादा पदार्थ भी हो सकते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ से बना हुआ ठोस पिंड जो होता है उसे क्या नाम दिया गया, उसे चट्टान कहा गया। अब देखिए, चट्टानों की उत्पत्ति और चट्टानों की संरचना के आधार पर आप सब जानते हैं चट्टानें तीन प्रकार की होती है, उनके नाम भी आप जानते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आपको तो नाम याद रखने हैं कि उत्पत्ति और संरचना के आधार पर चट्टानें तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहली जो चट्टान है आग्नेय, जो बिल्कुल आधारभूत चट्टान है, हम उसकी बात करते हैं। उसमें देखिएगा, ताप के कारण पिघला हुआ लावा जब ठोस रूप में एकत्रित हो जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जो लावा होता है वो लावा क्या होता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तब उसे क्या नाम दिया गया, आग्नेय चट्टान। तो आपको परिभाषा पूछे तो आप क्या लिखेंगे, ताप के कारण पिघले हुए लावा को ठोस रूप में एकत्रित होने से जो चट्टान का निर्माण होता है, जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके गुण क्या होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट गुण है, सबसे पुरानी चट्टानों में से ये नाम आता है। अगर आपसे पूछे आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित में सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। दूसरा, चूंकि ये सबसे पुरानी चट्टान है इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हुआ, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि आगे वाली सारी चट्टानों का जो निर्माण होगा वो इसी चट्टान से होगा। सबसे आधारभूत चट्टान कौन सी हो गई, आग्नेय चट्टान, इसीलिए इसे दो नाम दिए गए, सबसे पुरानी चट्टान प्लस प्राथमिक चट्टान। अब देखिएगा, इसी का दूसरा नाम है स्तरहीन चट्टान, मतलब इसमें अलग अलग स्तर नहीं पाए जाते हैं, पूरा एक साथ ही चट्टान का अंदर एक ही रूप होता है, अलग अलग लेवल इसके अंदर उपस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए इसे नाम दिया गया स्तरहीन चट्टान। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि चट्टान सबसे मुख्य है और सारी चट्टानों का निर्माण इसी से होता है, तो नेक्स्ट देखिएगा, लगभग 95% जो चट्टानें उपस्थित हैं उन सबका 95 के आसपास जो पार्ट है वो किस चट्टान का है, आग्नेय चट्टान का भाग है। मतलब हाईएस्ट जो परसेंटेज मिलता है चट्टानों का वो किस चट्टान का मिलता है, वो आग्नेय चट्टान का मिलता है। कितना मिलता है, 95 के आसपास मिलता है। और एग्जाम्पल आप जानते हैं इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये दो नाम आप जानते हैं। आग्नेय चट्टानों के दो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अब देखिए इन दोनों पे क्या प्रश्न बनता है, ग्रेनाइट जो है वो कहलाता है आंतरिक आग्नेय, बेसाल्ट जो है वो कहलाता है बाह्य आग्नेय। ये आंतरिक और बाह्य का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा, जो लावा निकलता है वो लावा जमा हो जाता है अंदर की तरफ ही, बाहर नहीं निकलता है, तो उसे नाम दिया जाता है आंतरिक आग्नेय चट्टान। और यदि वो लावा जो लावा है वो चट्टान से बाहर निकलकर फिर जम रहा है तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, बाह्य आग्नेय। तो याद रखिएगा, बेसाल्ट में लावा बाहर निकलता है, ग्रेनाइट में लावा अंदर ही रहता है, इसीलिए इनके नाम है आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय। इस तरह से आग्नेय चट्टानों के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो चट्टान है, दूसरी चट्टान है, उसका नाम है अवसादी चट्टान। अवसादी आग्नेय चट्टान जो है उसके अंदर कुछ भी टूट फूट हुई, किसी भी कारण से कोई टूट फूट हुई तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, अवसादी चट्टान। अब देखिए ये टूट फूट किस कारण से हो सकती है, तो देखिएगा टूट फूट जो होती है वो या तो जल के द्वारा होती है या वायु के द्वारा होती है। तो याद रखिएगा मुख्य रूप से जल के द्वारा होती है, इसीलिए इसका एक नाम और है जलज चट्टाने। तो अगर आपसे पूछें कि अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा जलज चट्टाने, और इनका निर्माण जल और वायु के द्वारा होता है। अब देखिए हमने अभी आग्नेय में क्या पढ़ा था, वहां पे कोई स्तर नहीं पाया जाता है, लेकिन इसकी चट्टान के अंदर देखेंगे आप, इसमें अलग अलग परतें पाई जाती हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि इसके अंदर जो जीव जंतु के अवशेष होते हैं वो मूल रूप में पाए जाते हैं। मूल रूप का मतलब हुआ उसमें कुछ भी ऊपर नीचे या उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो एज इट इज वो उसमें उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा अवसादी चट्टान के अंदर जीव जंतु के अवशेष जो होते हैं
वो मूल रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जब आप बता रहे हो कि इसमें अलग अलग स्तर होते हैं, तो जो सूक्ष्म कण हैं वो सूक्ष्म कण ऊपर उपस्थित होते हैं और जो बड़े बड़े कण हैं वो उसमें नीचे की तरफ पाए जाते हैं। तो जो अलग अलग स्तर बने हुए हैं उन स्तरों के अंदर सबसे बड़े बड़े कण तो नीचे वाले स्तर में उपस्थित हैं और जो छोटे छोटे कण हैं वो कहाँ उपस्थित हैं, ऊपर वाले कणों स्तर में उपस्थित होते हैं, ये याद रखिएगा। इसी के भी एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं, तो दो इंपोर्टेंट एग्जाम्पल याद रखिएगा, चूना पत्थर और बालू पत्थर, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये दो इसके मेन एग्जांपल है अवसादी चट्टान के, जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनता है, चूना पत्थर किस तरह की चट्टान का उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। या निम्न में से कौन अवसादी का उदाहरण है, तो ये रहा डोलोमाइट या बालू पत्थर। नेक्स्ट देखिएगा, आग्नेय चट्टान की हमने बात कर ली, अवसादी चट्टान की हमने बात कर ली। तीसरा जो चट्टान का नाम है जिसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान, देखिएगा आग्नेय और अवसादी ये दो चट्टानें हैं, इन दोनों में कोई सा भी रासायनिक परिवर्तन हुआ तो देखिएगा इन दोनों चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक हो या कोई भौतिक परिवर्तन हो, तो उसके कारण से जो चट्टान बनती है उसे बोलते हैं रूपांतरित। रूपांतरित को आप बोल सकते हैं मॉडिफाइड, मेटामॉर्फिक जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन कहां से होगा, परिवर्तन जो पहले से उपस्थित है उसी में से होगा। तो पहले के दो ही तो प्रकार हैं, आग्नेय और अवसादी। आग्नेय और अवसादी के अंदर भौतिक या रासायनिक कोई भी परिवर्तन हुआ तो उससे जो चट्टान का निर्माण होगा उस चट्टान को हम नाम बोलेंगे मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान। देखिएगा ये जो परिवर्तन होता है ये परिवर्तन जल के द्वारा हो सकता है, दाब के द्वारा हो सकता है और ताप के प्रभाव से हो सकता है। जल के द्वारा हो, दाब के द्वारा हो या ताप के कारण से हो, लेकिन उनका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, तब उसे क्या नाम दिया जाएगा, रूपांतरित चट्टान। एग्जाम्पल देखिएगा, मार्बल, मैग्नेटाइट, शिस्ट और क्वार्टजाइट, ये चार इसके एग्जाम्पल हैं, आपको याद होने चाहिए। मार्बल, मैग्नेटाइट, शिस्ट और क्वार्टजाइट। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किन्हीं दो रूपांतरित चट्टानों के नाम लिखिए तो ये रहे आपके सामने नाम। अब देखिए मार्बल का जो निर्माण होता है वो होता है लाइमस्टोन से, चूना पत्थर से, ये याद रखिएगा। प्रश्न बनता है कि मार्बल का निर्माण किससे होता है, तो आपका आंसर होगा चूना पत्थर से। दूसरा बात, मार्बल का जो प्रमुख खनिज है उसका नाम है कैल्साइट, ये आप याद रखिएगा। चट्टानों के इस तरह से हमने तीन प्रकार पढ़े, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। इस तरह से हमने जो सोयल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आपका, उसका एक भाग कवर करने की ट्राई की है, जिसके अंदर हमने आपको मुख्य मुख्य बातें सारी बताई है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसे आप अगर पसंद आया है तो आगे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इससे इसके जो नेक्स्ट वाले भाग हैं ये आगे जो सोयल केमिस्ट्री के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के चैप्टर के जो नोट्स हैं या जो वीडियोस हैं वो आपको इजीली मिलते रहें। जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के साथ। धन्यवाद।